प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 20 और असम में 6 रैली करेंगे, जबकि गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल में करीब 50 चुनावी रैलियां करने का शेड्यूल है। इसकी शुरुआत 7 मार्च को ब्रिगेड मैदान में मोदी की रैली से होगी। इस रैली के लिए बीजेपी ने 10 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का दावा किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने पश्चिम बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के साथ गठबंधन करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऐसा करना कांग्रेस की मूल विचारधारा गांधीवादी और नेहरू के सेक्युलरिज्म के ही खिलाफ है। आनंद शर्मा की टिप्पणी पर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम एक राज्य के प्रभारी हैं, बिना किसी अनुमति के अपने दम पर कोई फैसला नहीं लेते। कांग्रेस ने बंगाल में आईएसएफ के अलावा लेफ्ट के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। आईएसएफ को 30 सीटें दी गई हैं। इस पर आनंद शर्मा ने कहा कि आईएसएफ जैसी कट्टरपंथी पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और इस फैसले को कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अप्रूव करवाना चाहिए था। सीडब्ल्यूसी पार्टी से जुड़े फैसले लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। यहाँ पार्टी के अहम फैसले लिए जाते हैं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन लगवाई। उन्होंने प्राइवेट अस्पताल दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट में 250 रुपए देकर वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनकी पत्नी ने भी टीका लगवाया। स्वास्थ्य मंत्री ने भी आईसीएमआर और भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन का डोज लिया। बिहार विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने टीईटी परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सुनाई। उन्होंने सदन में कहा कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 29 अगस्त को एनसीटीई की बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू से होने से पहले विधानमंडल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी के कई विधायक सिलेंडर लेकर सदन परिसर में पहुंच गए। पार्टी के सीनियर विधायक वीरेंद्र बी प्याज की माला पहनकर हंगामा करते नजर आए। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ आरजेडी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। बिहार विधान परिषद के बाहर बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा और समीर कुमार सिंह ने प्रदर्शन किया। हाथ में पोस्टर लेकर दोनों सरकार का विरोध करते नजर आए। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को सरकार से वापस लेने की ये सभी मांग कर रहे हैं। विधायक प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के हाथरस में हुई घटना को लेकर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में हाथरस जैसी वारदातें हो रही हैं। राम राज्य लाने वालों के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं बची हैं और सीएम बंगाल में घूम रहे हैं। रामपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश का राजनीतिक मिजाज बदल चुका है। पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में नकवी ने कहा कि इन चुनावों में विकास पर विश्वास एक बड़ी और कड़ी कसौटी है। रामपुर में कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लफ्फाजी और बयान बहादुरी के सहारे सियासत की सीढ़ियां चढ़ने बढ़ने के दिन लद गए हैं। कुछ राजनीतिक दल विरासत पर सियासत को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। ऐसे ही लोग कर्म की कसौटी पर फेल हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में कोविड महामारी का टीका लगवाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक वोटों की जागीरदारी बनाम समावेशी विकास की भागीदारी के बीच जनादेश की जंग है। देश का राजनीतिक मिजाज बदल चुका है। कुछ दल विरासत पर सियासत को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे थे। यहां चुनावी सभा में योगी ने कहा कि कभी भारत को नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहाल है। यहां सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा के लिए कड़ी चुनौती दे रहा है। बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने से रोका जाता है। हमारे कार्यकर्ता पर हमले किए जा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मालदा सनातन संस्कृति की भूमि है। आज जब बंगाल में अराजकता और बदहाली दिखाई देती है तो पूरे देश को पीड़ा होती है। बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं होने दिया जाता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा के मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया और कॉलेज भवन का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि कोरबा जिला अधोसंरचना विकास, पर्यटन, शिक्षा और अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी विकास की नई दिशा पकड़ा है।
सरकार का प्रयास है कि कोरबा जिले को छत्तीसगढ़ का एक सुंदर, स्वस्थ और शिक्षित जिला बने। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहली बार एक साल में 4 शासकीय मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को लेकर कहा है कि बजट मध्य प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाएगा। मध्य प्रदेश तेज गति से आत्मनिर्भरता के मार्ग की तरफ बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प सितंबर 2020 में ही ले लिया गया था। मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस साल का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सामाजिक समरसता और सद्भाव हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमें खाली खजाना मिला है और कोविड की चुनौती भी। हमारी सरकार ने कोविड पर नियंत्रण और अर्थव्यवस्था को सुधारा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को देखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। कोरोना काल के चलते कई प्रावधान रखे गए हैं। जगदीश देवड़ा ने बताया कि बजट में नया कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा और प्रदेश के विकास में पैसों की कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बजट को झूठ का पुलिंदा, दिशाहीन, निराशाजनक और सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल बताया। कमलनाथ ने कहा कि उम्मीद थी कि बजट में पेट्रोल डीजल की कीमतों से जनता को थोड़ी राहत मिलेगी, वैट में सरकार कमी करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खंडवा से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो चुका है। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके फेफड़ों में संक्रमण फैल गया था। इसके चलते उन्हें 5 फरवरी को मेदांता में एडमिट कराया गया था, जहां उनकी रिपोर्ट नेगेटिव भी आई थी, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी उनके निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए दुख की घड़ी है। 6 बार के सांसद, विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान नहीं रहे। शर्मा ने कहा कि बेहद संवेदनशील थे नंदू भैया। भाजपा की प्रगति में उनका विशेष योगदान रहा। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाकर देश को यह संदेश दिया है कि भारत की दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और अपनी बारी आने पर हमें आगे आकर खुद अब टीका लगवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों में वैक्सीन को लेकर जो शंकाएं थी, अब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। गुजरात के आयशा केस में नया खुलासा हुआ है। आयशा के वकील जफर पठान ने बताया कि 23 साल की आयशा की शादी राजस्थान के जालोर के रहने वाले आरिफ से साल 2018 में हुई थी। आरिफ का राजस्थान की एक लड़की से अफेयर था। आयशा के सामने ही यह शख्स अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बातें करता था। इस वजह से आयशा ने आत्महत्या कर ली। सागर जिले के बंडा में विद्युत विभाग ने जन जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली, जिसमें बंडा संभाग के डिवीजन ऑफिस और ग्रामीण वितरण केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों ने बाइक से नगर का भ्रमण किया और लोगों को बिजली बिल के भुगतान और बिजली चोरी न करने का संदेश दिया। दमोह जिले के पटेरा में विद्युत कर्मचारियों ने बाइक जनजागरण रैली निकाली और जनता को बिजली बिल समय पर भुगतान करने, वैधानिक कनेक्शन लेने और बिजली चोरी से बचने सहित विद्युत की बचत करने का संदेश दिया। इस रैली में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने जरूरी उतनी जलाए, राष्ट्रहित में बिजली बचाए का नारा लगाया। दमेरा में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक सिंगौरगढ़ किले का इतिहास अति प्राचीन है, जो गोंड राजाओं की विरासत रहा है, लेकिन वर्तमान में एक जाति विशेष द्वारा विरासत का नाम बदलने का प्रयास किया जा रहा है। इसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्रांस में साल 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रहे सरकोजी को 2014 में एक वरिष्ठ मजिस्ट्रेट से अवैध तरीके से सूचनाएं हासिल करने के प्रयास के लिए दोषी ठहराया गया है। अदालत ने कहा है कि सरकोजी घर पर हिरासत में रहने का अनुरोध कर सकेंगे और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पट्टी पहननी होगी। सरकोजी 2012 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अवैध धन के इस्तेमाल के आरोप में 13 अन्य लोगों के साथ इस महीने एक और मुकदमे का सामना करेंगे। रविवार को कंजर्वेटिव्स के एक ग्रुप से बात करते हुए ट्रंप ने जो बाइडेन द्वारा पेरिस के जलवायु परिवर्तन समझौते में फिर से शामिल होने के फैसले पर हमला बोला। इस दौरान ट्रंप ने भारत पर भी निशाना साधा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद दिए गए अपने पहले भाषण में भारत के पर्यावरण रिकॉर्ड की आलोचना की।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंगलवार को आर्थिक विषयों के थिंक टैंक राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा डिजिटल माध्यम से आयोजित एक विकास सम्मेलन का उद्घाटन अवसर पर केंद्र सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने राज्यों से नियमित रूप से परामर्श नहीं करने को लेकर भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। बीते 24 घंटे में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के कारण किसी की मौत नहीं हुई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल इलाजरत मरीजों में 67.84% महाराष्ट्र और केरल से ही है। मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, केरल, गोवा, चंडीगढ़, पंजाब और गुजरात में साप्ताहिक संक्रमण की दर 2% की राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। हालांकि आज राजनाथ सिंह ने भी कोरोना का टीका लगवाया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने ममता बनर्जी को ललकारा। योगी ने कहा कि बीजेपी की सरकार आते ही टीएमसी के गुंडे गले में तख्ती टांगकर जान की भीख मांगते घूमेंगे। योगी ने कहा कि टीएमसी के गुंडे बंगाल में अराजकता कर रहे हैं। भारत की श्रेष्ठ भारत का संदेश देती है, लेकिन बंगाल के अंदर रहकर कुछ लोग भारत की एकता को चुनौती दे रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के पीएम मोदी की तारीफ करने पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं। जहां कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी के पुतले जलाए और नारेबाजी भी की। गुलाम नबी ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक जमीन से जुड़ा व्यक्ति बताया था। गुजरात में विधानसभा उपचुनाव में 8 सीट, 6 महानगरपालिका और जिला तहसील पंचायत एवं नगरपालिका में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पूरे गुजरात में नगरपालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनावों के परिणाम ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि जनता ने बीजेपी के विकास के एजेंडे पर भरोसा जताया है। गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा और नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी ने मंगलवार को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने आलाकमान के सामने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। गुजरात कांग्रेस के नेता अमित चावड़ा ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम हमारी उम्मीदों के विपरीत रहे। हम जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को असम के तेजपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि असम आपकी मां है और आप अपनी पहचान और अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा सरकार ने आपसे किए हुए वादे पूरे नहीं किए और आपकी पहचान पर भी हमला हुआ। हम वादा नहीं, आपको गारंटी दे रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो हम ऐसा कानून बनाएंगे जिससे सीएए यहां लागू नहीं होगा। असम की गृहिणियों के लिए प्रति माह 2000 रुपये गृहिणी सम्मान राशि दी जाएगी। ये वादा कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में बिजली के 200 यूनिट मुफ्त मिलेंगे, जिससे हर महीने 1400 रुपये की बचत होगी। हम चाय के बागान के श्रमिकों को प्रतिदिन 365 रुपये का परिश्रम देंगे। इसके अलावा प्रियंका ने कहा कि हम युवाओं को 5 लाख रोजगार देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, एनसीबी और एनआईए जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों में सीसीटीवी लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है और अदालत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर चिंतित है। शीर्ष न्यायालय ने थानों में सीसीटीवी लगाने को लेकर बिहार और मध्य प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई है। मुंबई में हुए बड़े पावर कट में चीनी साइबर हमले की बात से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमारे उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र के भार प्रेषण केंद्रों पर साइबर हमले हुए थे, लेकिन वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं पहुंच पाए। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख से उन्हें SCCA सिस्टम पर साइबर हमले की जानकारी मिली थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास ये कहने के लिए सबूत नहीं है कि साइबर हमले चीन या पाकिस्तान द्वारा किए गए थे। और देश की संसद की कार्यवाही अब एक ही चैनल पर प्रसारित होगी। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का मर्जर कर दिया गया है। नए चैनल का नाम संसद टीवी होगा। इसी पर संसद की पूरी कार्यवाही प्रसारित होगी। रिटायर्ड IAS ऑफिसर रवि कपूर को इसका CEO नियुक्त किया गया है। आज पाकिस्तान के कराची शहर में इंडिगो की फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ी। एक यात्री की तबीयत बिगड़ने के कारण ये आपातकालीन लैंडिंग हुई थी। हालांकि दुर्भाग्य से यात्री को बचाया नहीं जा सका। एयरपोर्ट मेडिकल टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंडिगो की 6E1412 फ्लाइट शारजाह से लखनऊ जा रही थी। इस बीच एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई। IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिसके माध्यम से कचरे का कुशल प्रबंधन किया जा सकेगा। साथ ही रिसाइकिल करके इसका फिर से पुनर्इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। IIT के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तकनीक स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से अनुकूल होगी। कचरे का निष्पादन देश की बड़ी समस्याओं में से एक है।
भोपाल के बैरसिया के ग्राम शाहपुर में 6 मार्च को किसान घाट पंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह किसानों से सीधा संवाद कर कृषि कानून पर चर्चा करेंगे। इसी विषय को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राम भाई मेहर और कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने बैरसिया के रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता की और घाट पंचायत को लेकर जानकारी दी। खंडवा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खंडवा भाजपा कार्यालय शोक में डूब गया है। यहां पहुंचे जिले के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने बीच एक कुर्सी खाली छोड़ी। यही वह कुर्सी है जहां अक्सर नंद कुमार सिंह चौहान बैठा करते थे और अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और आम नागरिकों से चर्चा करते थे। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बजट की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बधाई दी। सारंग ने कहा कि जब पूरी दुनिया में कोविड के कारण अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी, इस संकट के दौर में भी बीजेपी सरकार ने संतुलित बजट पेश किया है। सरकार ने जो कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है वो इस बजट से सिद्ध होगा। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सर्वजन सुखाय बजट है। इसमें किसान, व्यापारी सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। गांधी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों का पूरा पालन हो, बजट में इसका भी ख्याल रखा गया है। कोरोना काल के 1 साल बीत जाने के बाद भी निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। ट्यूशन फीस के नाम पर छात्रों को परेशान किया जा रहा है। अभिभावकों ने बताया कि कोरोना काल में निजी स्कूल वाले ट्यूशन के नाम पर फीस लेते हैं, लेकिन अब सरकार ने भी कह दिया है कि ट्यूशन फीस के नाम पर छात्रों को परेशान नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी स्कूल वाले फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। ग्वालियर व्यापार मेले में कोविड के खतरे को देखते हुए मेला प्राधिकरण और जिला प्रशासन की ओर से दुकानदारों को मास्क लगाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मेले का लुत्फ उठाने आ रहे सैलानियों को छतरी गेट पर मास्क और सैनिटाइजर कराकर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। पखांजूर के गोंडाहूर में पशु चिकित्सालय काफी दिनों से बंद पड़ा है, जिसे लेकर छात्र युवा मंच ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और अस्पताल खुलवाने की मांग की। युवा मंच का कहना है कि अस्पताल न खुलने की वजह से यहां लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पटियाला कुम्हारी थाना पुलिस ने ओवरलोडेड रेत से भरे डंपरों पर चालानी कार्रवाई की। थाना प्रभारी आर.एस. पांडे ने बताया कि कटनी से दमोह की तरफ ये डंपर जा रहे थे। इनमें ओवरलोड रेत भरा हुआ था। सभी डंपरों को जिसके बाद जब्त कर लिया गया। बड़वानी जिले के जुलवानिया में रात्रिकाली टेनिस बॉल क्रिकेट का शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन जाली स्पोर्ट्स क्लब द्वारा किया जा रहा है, जिसमें करीब 42 टीमें सहभागिता लेंगी। विजेता टीम को 41,000 और उपविजेता टीम को 21,000 का इनाम दिया जाएगा। अनूपपुर में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ, जहां कार्यक्रम में मौजूद सांसद हिमाद्री सिंह ने खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए ऐसी प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए ये कहा और हारी हुई टीम को कभी निराश नहीं होना चाहिए ये भी कहा। और उन्होंने कहा कि अधिक मेहनत कर जीत के लक्ष्य को प्राप्त करना ही सही है।